हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं जी, क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हर एक वीडियो जो है क्विक रिवीजन पॉइंट की है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्विक रिवीजन पॉइंट्स को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि इसको अगर गलत जगह यूज़ करोगे, इसको मिसयूज़ करोगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान कर देगा। ठीक है, जो क्विक रिवीजन पॉइंट हैं, दीज आर नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप रियल में सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप रियल में एक बहुत ही बढ़िया रैंक लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कोर्स के अंदर जो वीडियोस हैं और जो पीडीएफ्स हैं, इनको एटलीस्ट 3 बार करना पड़ेगा। तो कई बार कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं एक बार कोर्स को कर लूँ और उसके बाद बाकी 2 बार और उसको रिवाइज करने के बजाय मैं क्विक रिवीजन पॉइंट कर लूँ। नहीं, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर वैसे होता तो मैं ये आपको बता देता। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई 3 बार कोर्स करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मेहनत पुट इन करनी पड़ेगी क्या जॉब के लिए, तो अगर आप रेडी नहीं हैं तो दूसरे लोग हैं रेडी, जिनको ये चीज़ चाहिए, जिनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो वो पुट इन करेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो जीत जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये कॉस्ट है। अगर आप ये कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं, ये सिलेक्शन की कॉस्ट है, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये कॉस्ट देने के लिए तैयार नहीं है तो जो कॉस्ट देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो जितनी बेटर कॉस्ट, जो जितने ज़्यादा कॉस्ट देता है वो उतनी बढ़िया रैंक पर आता है। ठीक है, तो ये 3 बार मैंने मिनिमम बोला है। आपने करना कैसे है, आपने वीडियो देखी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, कोर्स फॉलो किया। जब आप कंसेप्ट लेक्चर देखते हो उसके बाद आपने पीडीएफ सोल्व की, फिर वीडियो देखी, फिर पीडीएफ सोल्व की, वीडियो देखी, पीडीएफ सोल्व की। ठीक, एक बार ऐसे पूरा कोर्स हो गया। तो जब आप दोबारा परसेंटेज के ऊपर आओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आओगे, दोबारा से पूरे कोर्स को करके नंबर सिस्टम पर स्टार्टिंग के चैप्टर पर आओगे, तो कई सारी चीज़ों को आप भूल गए होगे। आपने नोट्स भी बनाने हैं साथ में, फर्स्ट टाइम में ही नोट्स भी बनाने हैं, और उन नोट्स को रीडिज़ाइन करने में, गुड फॉर रीडिज़ाइनिंग नोट्स, उन नोट्स को रीडिज़ाइन करने में क्यूआरपी आपकी मदद करेंगे। क्लियर है जी? तो एक बार पूरा कोर्स हो गया तो दोबारा से आपने वीडियोस देखनी है। अब लगेगा सर सेम वीडियो से अलग से क्या सीखने को मिलेगा। आपका जो बेस है वो इम्प्रूव हो गया है। पहले आपने खाली दिमाग से देखी थी, यानी कि एक बार कोर्स नहीं कर रखा था। अब एक बार कोर्स करने का जो कंटेंट है वो दिमाग में है, आप उस बेस के साथ उसको देख रहे हो। जब तीसरी बार देखोगे तो 2 बार कोर्स करने का कंटेंट आपके दिमाग में, आप उस समझ के साथ देख रहे हो। सेम चीज़ से मैं आपसे ज़्यादा समझ पाऊंगा, पता है आपको। अगर मैं सेम वीडियो देखूंगा आपके साथ बैठकर और मैथ का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो मैं आपसे ज़्यादा समझ पाऊंगा उसको। क्यों? वीडियो तो सेम है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बेस ज़्यादा है ना, मैथ का नॉलेज ज़्यादा है आपके कंपेरिजन में। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी है, इसीलिए 3 बार उसको देखना ज़रूरी है मिनिमम। और जब आप एक बार देख चुके हो कम पेस पर, तो उसके बाद आप 1.5 गुना स्पीड कर लो, 2 गुना कर लो, 1.25 टाइम कर लो, 1.75 टाइम कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में समझ पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स, दिस इज मस्ट। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो कंसेप्ट लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स नीडेड टू बी डन थ्राइस, ये मैंने बता दिया है। एक तो ये नोट्स को, जब आप नोट्स बनाओगे, वीडियोस देख लोगे, पीडीएफ से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, तो जब आप नोट्स बनाओगे उन नोट्स को ये रीडिज़ाइन करने में आपकी मदद करेंगे। और या फिर मान लो एग्जाम पास है और आपको 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर टच कर रहे हैं दोबारा से, तो आप नोट्स को भी देख सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे साथ आप टच करना चाह रहे हैं उनको, तो नोट्स भी रिवाइज कर लो और भैया उनको भी आप टच कर सकते हो। ठीक ठाक वे में हम सारे पॉइंट्स को टच कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये सारे कंसेप्ट्स का एक समअप सा है। कंसेप्ट लेक्चर की रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है? वहाँ पर 8-9 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर कुछ मिनटों में, आधे घंटे में, 45 मिनट में, 20 मिनट में आपको क्यूआरपी मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भैया रेशियो क्या है। रेशियो है ए वे ऑफ कंपैरिजन, वैल्यूज़ को कंपेयर करने का तरीका। ऐसे ही वे ऑफ कंपैरिजन परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। क्लियर है? देन बिकॉज हम यहाँ पर डिटेल में तो करेंगे नहीं बहुत ज़्यादा भयंकर, तो यहाँ पर इसके बेसिक के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं रेशियो के अंदर। देन आगे मैंने आपको एक कंसेप्ट लेक्चर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे मिले चीज़ें 2a = 3b = 4c = 5d, तो इसका मतलब ABCD का जो रेशियो है वो होएगा, जो भी a का कोफिशिएंट है उसको उलट दो। हो सकता है ये 2/5 हो तो इसको 5/2 कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल।
इज इक्वल टू बी का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3, उनका इनवर्स आपने लिखना है, उनका रेसिप्रोकल, उनका व्युत्क्रम आपने लिखना है। अब सर इसको सिंपल हम कैसे करेंगे इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के उससे क्या बोलते हैं एलसीएम से, यानी कि इंटू 60 और बात बन जाएगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 2, 3, 4, 5 इन सब के एलसीएम से यहीं पर डिवाइड कर दो, मन ही मन में डिवाइड कर दो। तो ए के नीचे क्या आएगा यहाँ पर 30, तो बी के नीचे क्या आएगा जी 20, सी के नीचे क्या आएगा 15, डी के नीचे क्या आएगा 12। ए बी सी डी के रेशियो को यही रिप्रेजेंट करता है 30, 20, 15, 12, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर भाई 2, 3, 4, 5 कुछ रेशियोज अगर इक्वल हैं तो इन्हीं रेशियोज के इक्वल होएगा क्या, a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। अगर आपने a को सेम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, b को सेम से, c को सेम से, d को सेम से, यहाँ पर मैंने 1, 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप बोलोगे सर e और f तो लिए ही नहीं, लिए हैं, मैंने e को 0 से मल्टीप्लाई किया, f को भी 0 से, तो ये सेम ही है, ये इनके बराबर ही है। इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी माइनस एफ। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, a और b को सेम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, c और d को सेम कोफिशिएंट से, e और f को सेम कोफिशिएंट से, तो आंसर चेंज नहीं होता। सर अगर अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर b को ऐसे 9 कर दिया, यानी कि 3 के अलावा कुछ भी कर दिया, तो उस केस में आंसर हो जाएगा भाई कैन नॉट से। ये मैंने आपको बताया। कभी कभी वो क्या करेगा, कभी कभी वो ये करेगा, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, अलग अलग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट से। मान लो उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ साइन का फर्क है, तो क्या आएगा, कैन नॉट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसने कोफिशिएंट सेम रखे लेकिन हर एक वेरिएबल की पावर को उसने डबल मतलब 2 कर दिया या 3 कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जो 2/3 है ना, उसकी पावर सेम कर दो जो उसने चढ़ा दी, अब की बार आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ई स्क्वायर एफ स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है, जी हाँ कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ पावर 3 कर दी तो आंसर आ जाएगा 2/3 की पावर 3, यानी कि 8/27। ये हम कर चुके हैं। क्लियर है सर? अगर वो ये कर दे, ऊपर पावर 3 कर दे, नीचे पावर 2 कर दे, फिर से आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो देन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मदद से, या फिर इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो एग्जामिनर ने आपको x बाई वाई, अगला पॉइंट जो मैंने आपको करवाया था, x और y का रेशियो दे दिया और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर और y का रेशियो, तो यहाँ पर आप बता नहीं पाओगे। सर हम क्यों नहीं बता पाएंगे? देखो, आप जो भी बता पाओगे ना, जो भी आप बता पाओगे, जैसे मान लो उसने आपसे x स्क्वायर और y स्क्वायर पूछ लिया, उसके लिए आपको दोनों तरफ पावर रेज करनी पड़ेगी। आपको x बाई वाई दे दिया और x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ पावर 2 कर दोगे, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36/81। ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर उसने आपसे ये पूछा है तो करो, पावर रेज करो, दोनों तरफ पावर रेज करो और इसको ऐसा बनाने की कोशिश करो। भाई ऊपर अलग पावर रेज्ड है, नीचे अलग पावर रेज्ड है, तो यहां पर आंसर आएगा कैन नॉट से। आपके दिमाग में हो सकता है यहाँ पर मैं 4 रख दूं, यहाँ पर 9 रख दूं, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये 4 नहीं है, ये 4a और 9a, ऐसे ये रेशियो में है, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट से। अगर रेशियो के अंदर रेशियो के एक हिस्से को अलग पावर रेज कर दी, दूसरे हिस्से को अलग पावर रेज कर दी, तो हम वो रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट सर, अगर इस तरीके से हो एक्स स्क्वायर बाई वाई 4/9 और हमसे ये पूछा हो, तो हाँ ये आप निकाल सकते हो। क्यों सर, यहाँ पर भी अलग अलग पावर है। अरे भाई यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स बन जा रहा है, वाई का रूट वाई बन जा रहा है। ये पहले से ही अलग अलग है ना। कुल मिलाकर बेसिक कंसेप्ट ये नहीं है कि अलग अलग पावर नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि दोनों तरफ सेम पावर हम रेज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। अगर वो आपसे ये पूछेगा, अगर वो पूछेगा तो बताओ निकलेगा कि नहीं। इसकी पावर 2 कर दो दोनों तरफ, वही बन जाएगा जो उसने पूछा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 16 यहाँ पर 36/81 कर दिया, 4 का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 16/81। ठीक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है,
इसके अलावा मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो मान लो किसी ने आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा, तो डुप्लीकेट रेशियो होता है सपोज A/B इज इक्वल टू 4:9। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है जस्ट A² पूछा उसने, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि A³, यहाँ पर मैं पॉइंट्स रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा, ये कंसेप्ट लेक्चर नहीं है। A³ B³। सब डुप्लीकेट का मतलब है √A√B का रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है √A √B। इनवर्स रेशियो का मतलब है सपोज अपने पास ऐसे है A/B/C इज इक्वल टू 2:3:5। वो बोला इनका इनवर्स रेशियो बताओ, तो वो होएगा 1/A 1/B 1/C, यानी कि इन चीज़ों का रेशियो वो पूछ रहा है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो एक से ज़्यादा रेशियो को होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि गुणा करनी है, तो आप बोलोगे ना किन की गुणा करनी है, 2 नंबर की। मैं बोलूँ जोड़ने हैं नंबर, तो कम से कम 2 नंबर तो चाहिए ना जोड़ने के लिए। ऐसे ही कंपाउंड रेशियो होता है। मान लो मैं आपसे A/B और C/D का कंपाउंड रेशियो पूछूं, तो A/B होता है A/B, C/D होता है C/D। तो कंपाउंड रेशियो होता है इनका प्रोडक्ट, यानी कि A/C/B/D। क्लियर है? ये हम कर चुके हैं पहले। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा मर्जिंग रेशियोज, ठीक है। जैसे यहाँ पर है A/B, B/C। तो जो भी कॉमन वैल्यू है, जो भी कॉमन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम सेम करते हैं, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 से इसको, 3 पंजे 15, 3 ने 27। ये हमने सीखा है। देन यहाँ पर C की वैल्यू हो गई भाई साहब 27, यहाँ पर C की वैल्यू है 6, तो मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20, 30, 54, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 6 54, 9 7 63, ठीक है। और जो QRPs हैं 20, 30, 54, 63 कहाँ पे है? जो QRPs हैं वो डायरेक्टली नहीं देखने हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि कंसेप्ट लेक्चर देखने से पहले ही QRP देख लूँ, ज़्यादा सियाना नहीं बनना, ठीक है। क्योंकि ये मैं इस चीज़ को दिमाग में रख के बना रहा हूँ कि आपने पहले कंसेप्ट लेक्चर सारे देखे हैं, तभी आपको ये फ़ायदा करे। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा आपको। पहले कोर्स पूरा देखना है। इफ़ A/B इज इक्वल टू दिस, तो हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको A/F चाहिए, ये रिवाइज करवाने के लिए कि A और F का रेशियो चाहिए, तो आपको A/B, A से लेकर F तक जाना पड़ेगा, सारे बीच वाले, C/D, D/E इंटू E/F, A/F का रेशियो आ जाएगा। ये मैंने आपको बताई थी, क्लियर है। नेक्स्ट, कभी कभी वो इस तरह की चीज़ें पूछता है, तो यहाँ पर इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये बताने के लिए आप A/B, B/C और C/D इन रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों अपने पास वहाँ पर ऑलरेडी हैं। कभी कभी हमारे पास ये रेशियोज होते नहीं है, हमने निकालने होते हैं। जैसे AB डिवाइडेड बाई CD, इसके लिए हम ये बताएंगे A/C इंटू B/D। A/C आप कैसे निकाल सकते हो? A/B, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, इंटू B/C। और ये आप कैसे निकाल सकते हो? B/C इंटू B/D। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है भाई। नेक्स्ट जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, दैट इज चेंज इन रेशियो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्ट, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम वैल्यूज। मान लो एक मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ आपको। मान लो 2 नंबर्स हैं अपने पास, उनका रेशियो है 2:3, ठीक है। और इन दोनों नंबर के अंदर हमने 15 ऐड कर दिया, ठीक है। सेम वैल्यू ऐड कर दी मैंने, सेम ऐड करें या सेम सब्ट्रैक्ट करें, और 15 ऐड करने के बाद इनका रेशियो हो गया भाई 7:9, ठीक है। ओके, 7:9। तो जब सेम वैल्यू ऐड करी गई हो या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी गई हो, है, तो ये रेशियो इसमें बदल गया, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम इस गैप को सेम करते हैं। यहाँ पर गैप 1 का है, यहाँ पर गैप मेरे भाई 2 का है, तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ होता नहीं, तो मैं नहीं करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। इस 4 और 7 में कितने का फर्क है? 3 का। रेशियो में तो 3 का फर्क है। 6 और 9 में कितने का फर्क है? 3 का। रेशियो में जो चीज़ 3 है वो एक्चुअल में 15 है, यानी कि रियल चीज़ें 5 गुना है रेशियो से। रियल चीज़ें कितने गुना है? 5 गुना है।
तो अब मुझे यहाँ पर जो नंबर था वो 4 नहीं है, 4 का 5 गुना 20 था। यहाँ पर जो नंबर था वो 6 का 5 गुना 30 था। क्लियर है? एक तो आप ऐसे कर सकते हो जब सेम वैल्यू से ऐड करी हो, या फिर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बताया इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो। पहले रेशियो था 2:3, बाद में रेशियो हो गया 7:9। नीचे हम लिखते हैं भाई साहब क्या, चेंज यहाँ पर कितना हुआ +15, यहाँ पर कितना हुआ +15। मैंने पहले भी आपको बताया कि चेंज चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, इस मेथड से आप हमेशा कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 7 तिये 21, 18 और 21 में कितने का फर्क है, 3 का। तो जो चीज़ रेशियो में 3 है वो एक्चुअल में कितनी है, 15 7 बार, 15 9 बार, इनका डिफरेंस। यहाँ पर 15 7 बार है, यहाँ पर 15 9 बार है, तो 2 बार आएगा। 15 2 बार यानी कि 15 दूनी 30। तो रेशियो में जो चीज़ 1 है, एक्चुअल में वो चीज़ 10 है। यहाँ पर आपको पता लगेगा ये 20 है, ये 30 है। लेकिन आप यहाँ पर 70 90 नहीं कर सकते। इस मेथड से करोगे तो सिर्फ आपको इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है, वहाँ पर सारे का मिल जाता है। जो ये किया, अगर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू ऐड हो तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे, चाहे सेम ऐड हो या डिफरेंट ऐड हो, ये हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। सेम में हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी हमें आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, डिफरेंट में हम यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देता। देखो, मान लो 2 नंबर्स थे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी। दो नंबर्स हैं जो इस रेशियो में हैं। रुको, यहाँ पर मैंने कुछ और जोड़ दिया, और अब वो हो गए हैं इस रेशियो में। तो यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, मैंने अलग अलग ऐड किया है ना। 2 नंबर्स इस रेशियो में थे, हैं, उनके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक के अंदर 25 ऐड किया और एक के अंदर मैंने ऐड कर दिया सिर्फ 10। तो अब वो हो गए हैं इस रेशियो के अंदर। वो नंबर आपको दिखेंगे नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी इक्वेशन बनाए। तो इस केस में अगर हमने निकालना है कि भैया नंबर पहले क्या थे या अब कितने हो गए, तो सिंपल सी बात है, अलग अलग चीज़ अलग अलग चेंज आया है, तो वही मेथड। 12 चौके 48, 48, 13 5 65। ठीक है, तो 48 एंड 65 का डिफरेंस, 65 एंड 48 का डिफरेंस कितना है जी, 13 नहीं 17। ठीक है, तो 17 यूनिट्स जो रेशियो में है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है, अभी देख लेते हैं। 13 × 10 130, डिफरेंस हमेशा लेना है। 15 × 12 क्या होएगा, सॉरी 25 × 12, यहाँ से 4 उठाकर इसको दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3। 300 और 130 का फर्क यानी कि 170। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो नॉर्मली सम्स में होती है उससे ज़्यादा इस टाइप के में। तो रेशियो में जो चीज़ 1 है, एक्चुअल में वो 10 है, तो आपको इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है, यानी कि वो नंबर 40 और 50 थे। अगर सर हमें बाद वाले नंबर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 में 25 ऐड करने पर यही आया था ना 65, 50 में 10 ऐड करने पर यह आया था 60। ठीक है, क्लियर है? देन ये हिल गया था, फिर हिलती लगी मेरे को। चलो नेक्स्ट हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया है प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब 4 नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो तो इसका मतलब है ए और बी का जो रेशियो है वो A/B = C/D। और एक और बात बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सट्रीम 2 का प्रोडक्ट बीच वाले 2 के प्रोडक्ट के बराबर है। ये 2 चीजें याद रखनी है भाई साहब, प्रोपोर्शन में होने का ये मतलब है। जब 3 नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो इसका मतलब ये है कि A और B का जो रेशियो है वो B और C के रेशियो के बराबर होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा एक्सट्रीम 2 का प्रोडक्ट बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बेसिक जानकारी पर बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है बताता हूं मैं आपको। एक बार मैं सेट कर लूं, वैल्यूज को सेट कर लूं मैं एक बार। चार नंबर्स हैं, 11 और भाई 13 और 19 और 22। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इन चारों नंबर्स के अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। इन चारों नंबर के अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। या कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है,
अगर आपको वो नंबर चाहिए, मान लो वो नंबर x है जो इनमें ऐड करने पर इनको प्रोपोर्शन में बना देता है, तो उसकी वैल्यू होती है डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ सम। ये चीज़ मैंने आपको बताई। सर किस किस चीज़ का प्रोडक्ट? एक टीम में जो नंबर होते हैं, अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो एक टीम में ये नंबर है और दूसरी टीम में ये नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको सोल्व करने के लिए 11 × 22 माइनस 13 × 19 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का सम कितना है? ये तो प्रोडक्ट का डिफरेंस हो गया। इन दोनों का सम है 33 और इन दोनों का सम कितना है भैया? 20 और 12 32 ना, 32। तो 33 माइनस 32 1, तो ये उत्तर आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन तो नहीं है। कॉमन नहीं है तो भाई सोल्व करना पड़ेगा। 11 × दिस विल बी 242 माइनस 19 थी है 5 19 और 5 247, तो ये आ जाएगा -5। अब आप बोलोगे सर ये तो -5 आ गया। प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी, मैंने पहले भी बताया है। जो भी वैल्यू आई है सिर्फ वैल्यू पर फोकस करना है कि अच्छा 5, इन सब में 5 ऐड करने पर बात बन जाएगी। क्लियर? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर इसके अलावा मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट भी करवाया है। कौन सा कंसेप्ट करवाया है? वेरिएशन। ठीक है, तो वो तो काफ़ी छोटा सा लेक्चर है, आपको वही देखना चाहिए, उसी में डिटेल में बताया है, ऐसे उसका कंसेप्ट रिवाइज नहीं हो सकता। हाँ, उसका छोटा सा कंसेप्ट ये रिवाइज कर दूं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर एग्जामिनर आपको ये बताए कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला बनाते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं वो अलग अलग जगह पर आती हैं ऐसे डंडे के। क्लियर है? और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं वो डंडे के एक साथ आते हैं। A और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो एक साथ आएंगे। क्लियर है? तो ऐसे फॉर्मूला बनेगा। कंसेप्ट लेक्चर देखा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रिवाइज करने के लिए इतना ही है। यहाँ से अपने नोट्स आपने खुद बनाने हैं, जो मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर करवा रहा हूँ वहाँ से। यहाँ से अगर कुछ हेल्प मिल जाए नोट्स को रीडिज़ाइन करने में तो वो हेल्प लिया करो। और कभी कभी ये लगे कि यार टॉपिक के मेन पॉइंट्स को टच करना है तो आप QRP देख लिया करो। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं।